नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज आपका एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में काल को जानने की कोशिश करेंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं में प्रश्न क्रमांक 4 में 9वां प्रश्न को काल पर आधारित पूछा जाता है, जिसके लिए आपको कुल 2 अंक दिए गए हैं। चलो तो आज हम काल को जानते हैं। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आज क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी व्याकरण तो पढ़ा कर हो गया है ना हमारा। सर मुझे हिंदी व्याकरण में काल अच्छी तरह से समझ में नहीं आए हैं। हाँ सर, मुझे भी काल में बहुत दिक्कत होती है। जरा उसे वापिस आप दोहरा सकते हो आज? हाँ सर, काल को एक बार वापस पढ़ा दीजिए ना अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम काल को वापिस पढ़ते हैं और एकदम आसान तरीके से आज हम काल को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम काल को समझने वाले हैं। काल किसे कहते हैं? काल मतलब समय, वक्त। इस शब्द से भी हम काल को पहचानते हैं। अब काल के कुछ प्रकार है। काल के मुख्य 3 प्रकार है। पहला प्रकार है वर्तमान काल, दूसरा प्रकार है भूतकाल और तीसरा प्रकार है भविष्य काल। ये काल के मुख्य 3 भेद कहलाते हैं। जिस प्रकार काल के 3 मुख्य भेद है, उसी प्रकार काल के कुछ उपभेद भी है। हम उनको भी जानते हैं। काल के उपभेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 3 उपभेद है, जिसमें सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार भूतकाल के भी 3 उपभेद है, जिसमें सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार भविष्य काल के भी 3 उपभेद है, जिसमें पहला है सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और तीसरा है पूर्ण भविष्य काल। हर काल के 3 उपभेद वहां पर हमें दिखाई देते हैं। अब हमने काल के मुख्य कितने प्रकार है वो देखे। काल के उप प्रकार या उपभेद कौन कौन से है वो भी हमने देखे। अब हम देखते हैं कि काल को किस प्रकार पहचाना जाता है, मतलब वाक्य में कौन सा काल है उसे किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। काल को पहचानने के लिए हमें उस वाक्य में क्रिया के रूप को पहचानना आवश्यक है। यानी वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप का प्रयोग किया गया है, उस पर आधारित हमें समझ में आता है कि उस वाक्य का काल कौन सा है। अब क्रिया के रूप को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्रिया को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम क्रिया को ही पहचान नहीं पाए तो क्रिया के रूप को हम कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया किसे कहते वो पहले हम जान लेते हैं। जैसे हिंदी में रोना, खाना, लिखना, देखना, सोना, ये जो है ये सारी क्रियाएं हैं, ये तो हम जानते ही है। तो अब हम एक एक काल को विस्तार से वहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि काल को किस प्रकार पहचाना जाता है। पहला काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल को अब हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। उसके जो उप प्रकार है उसे भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। वर्तमान काल के कुल 3 उपभेद है, जिसमें पहला उपभेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किस प्रकार पहचाना जा सकता है? सामान्य वर्तमान काल पहचानते वक्त क्रिया के साथ अगर ता, ती, ते ऐसे प्रत्यय अगर जोड़कर आए हैं या क्रिया को ता, ती, ते के साथ जोड़कर लिखा गया है, तो वहां पर हमें सामान्य वर्तमान काल है ऐसे समझ में आता है।
और उस क्रिया के बाद है शब्द लिखा जाता है। अब ता ये पुल्लिंग है, ती ये स्त्रीलिंग है और ते ये अनेक वचन के लिए या बहुवचन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसके उदाहरण भी हम देखते हैं। राजेश गाता है, रागिनी गाती है, बच्चे गाते हैं। यहाँ पर राजेश गाता है पुल्लिंग है, गा ये क्रिया है, उसके साथ ता जोड़कर लिखा गया है और उसके बाद है लिखा गया है। उसके बाद रागिनी गाती है, रागिनी स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पर क्रिया के साथ ती शब्द को जोड़कर लिखा गया है। बच्चे गाते हैं, बच्चे बहुवचन है, इसलिए वहां पर क्रिया के साथ ते शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके बाद है शब्द लिखा गया है। अगर वाक्य में इस प्रकार से क्रिया के साथ ता ती ते शब्द का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद है शब्द लिखा गया हो तो वो वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य रहेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब वर्तमान काल का दूसरा उपभेद है जिसे हमने पहले देखा, अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल को किस प्रकार हम पहचान सकते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के बाद रहा, रही, रहे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी वाक्य में क्रिया के बाद रहा, रही, रहे ऐसे शब्द लिखकर है लिखा जाएगा और वाक्य को पूर्ण विराम लगाया जाएगा। उस वक्त वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का कहलाएगा। उसका उदाहरण हम देखते हैं। राजेश गा रहा है, रागिनी गा रही है, बच्चे गा रहे हैं। यानी उस वाक्य में क्रिया पूरी नहीं हुई है, वो क्रिया चालू समय में या वो क्रिया अभी इस समय में शुरू है, इसलिए वहां पर वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाती है। वैसे रमेश वहां पर गा रहा है, रागिनी वहां गा रही है, बच्चे गा रहे हैं। रहा, रही, रहे इन शब्दों का क्रिया के बाद प्रयोग किया गया है। अगर ऐसे शब्द उस वाक्य में दिखाई देते हैं तो उस वक्त अपूर्ण वर्तमान काल है, हम ऐसा वहां पर कहे। अब वर्तमान काल का तीसरा उप प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। इस पूर्ण वर्तमान काल को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं? पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया को या क्रिया के साथ या, ई, ए ऐसे प्रत्यय वहां पर लगाए जाते हैं और उसके बाद है शब्द लगाकर वाक्य को पूर्ण विराम दिया जाता है। उसका उदाहरण हम देखते हैं। राजेश रोया है, रागिनी रोई है, बच्चे रोए हैं। वहां पर जिस प्रकार पहला शब्द या पुल्लिंग के लिए, दूसरा शब्द ई स्त्रीलिंग के लिए और तीसरा शब्द ए ये बहुवचन के लिए वहां पर क्रिया के साथ जोड़कर लगाया गया है और उसके बाद है शब्द लिखकर पूर्ण विराम दिया गया है। इस प्रकार हम पूर्ण वर्तमान काल को पहचान सकते हैं। ये तो हो गए वर्तमान के तीन उपभेद। अब हम देखते भूतकाल के तीन उपभेद। इसमें भूतकाल में भी हमने तीन उपभेद देखे, एक एक को हम अभी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल को कैसे पहचाना जाएगा? इस काल में वाक्य में या वाक्य के अंत में हे, हा, थी इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। हम हर बार सोचते हैं कि भूतकाल में हा, थी, थे ये शब्द अगर आते हैं तो वो वाक्य भूतकाल का होता है, पर सामान्य भूतकाल में हा, थी, थे इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वाक्य किस प्रकार लिखेंगे जरा हम ये भी देखते हैं। राजेश ने गाया, रागिनी ने गाया, बच्चों ने गाया, यानी उसके बाद था थी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मतलब क्रिया तो हो चुकी है। राजेश ने गाया मतलब जो उसे कुछ गाना था वो उसने गा लिया है। इस प्रकार से और भी हम क्रिया पर एक नजर डालते हैं, जैसे गाया, खाया, सोया, गया, रोया, लिया, देखा आदि शब्द क्रिया के रूप में सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त होते हुए हमें नजर आते हैं।
याद रखना है, सामान्य भूतकाल में था, थी, थे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब भूतकाल का दूसरा उप प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं? अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के बाद रहा, रही, रहे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार क्रिया के बाद ता, ती, ते इन शब्दों का भी प्रयोग होता है, या ये शब्द प्रत्यय बनकर उस क्रिया को लग जाते और उसके बाद अंत में था, थी, थे इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उस वक्त वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का कहलाता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं। राजेश गा रहा था, यानी पुल्लिंग है इसलिए रहा शब्द है, स्त्रीलिंग है तो रही और बहुवचन है तो रहे। राजेश गा रहा था, रागिनी गा रही थी, बच्चे गा रहे थे। ये रहा, रही, रहे इन शब्दों का प्रयोग करके हम भूतकाल के वाक्य वहां पर बना सकते हैं, जिसे हम अपूर्ण भूतकाल कह रहे हैं। उसके बाद ता, ती, ते इन प्रत्यय का भी क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, उस वक्त भी आप भूतकाल कहते हैं। वो किस प्रकार, उसके भी हम उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। राजेश गाता था, वहां पर प्रत्यय लगाया गया है क्रिया को। रागिनी गाती थी, वहां पर गा इस क्रिया को ती का प्रत्यय लगाया गया है। बच्चे गाते थे, वहां पर गा शब्दों को ते का प्रत्यय लगाया गया है। इस प्रकार से हम अपूर्ण भूतकाल को पहचान सकते हैं। अब भूतकाल का तीसरा उप प्रकार है पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल को हम कैसे पहचानेंगे? पूर्ण भूतकाल में भी वर्तमान की तरह या, ई, ये ऐसे प्रत्यय क्रिया को लगाए जाते हैं और उसके बाद था, थी, थे इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उसका हम उदाहरण देखते हैं। राजेश रोया था, यह शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, ई शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है और ये शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। राजेश रोया था, रागिनी रोई थी, बच्चे रोए थे। ये तीनों वाक्य वहां पर पूर्ण भूतकाल के हमें नजर आते हैं, या ऐसे वाक्यों को पूर्ण भूतकाल के वाक्य हम कहते हैं। अब तीसरा काल का प्रकार है भविष्य काल। उस भविष्य काल को भी हम जानते हैं। भविष्य काल के भी तीन उप प्रकार है जो पहले हमने देखे। अब उन प्रकारों को हम एक एक करके देखते हैं। पहले तो भविष्य काल का एक ही प्रकार परीक्षा में पूछा जाता था, सामान्य भविष्य काल, पर अब करीबन 2 साल से भविष्य काल के भी 3 उप प्रकार दिए जा रहे हैं और वो भी परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं। तो उन तीनों उप प्रकारों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। भविष्य काल के जो उपभेद हैं, जिसमें पहला उपभेद, सामान्य भविष्य काल को कैसे पहचाना जाएगा? सामान्य भविष्य काल को पहचानने के लिए क्रिया के साथ गा, गी, गे का अगर प्रत्यय लगाया गया है तो वह वाक्य सामान्य भविष्य काल का कहलाता है। क्रिया के साथ अगर गा, गी, गे ऐसे शब्द जोड़कर आते हैं तो उस वक्त वह वाक्य सामान्य भविष्य काल का रहेगा। उसके हम उदाहरण देखते हैं। राजेश गाएगा, रागिनी गाएगी, बच्चे गाएंगे। ये जो वाक्य है ये सामान्य भविष्य काल के है। भविष्य काल का दूसरा उप प्रकार है अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल को पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अपूर्ण भविष्य काल में भी रहा, रही, रहे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के बाद अगर रहा, रही, रहे ऐसे शब्द आते हैं और उसके बाद अगर होगा, होगी, होंगे ऐसे शब्द का प्रयोग होता है तो उस समय अपूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। अपूर्ण काल के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे राजेश गा रहा होगा, रागिनी
गा रही होगी, बच्चे गा रहे होंगे। यानी वहाँ पर जैसे वाक्य में जो लिंग का प्रयोग किया गया है उस प्रकार से क्रिया के बाद इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ हमें दिखाई देता है, रहा, रही और रहे। उसके बाद भविष्य काल का तीसरा उपभेद है पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल को पहचानने का तरीका हम देखते हैं। क्रिया के साथ अगर या, ई और ए ऐसे प्रत्यय लगाए जाते हैं या ऐसे शब्द जोड़कर आते हैं तो उस वक्त पूर्ण भविष्य काल उस वाक्य में दिखाई देता है। या, ई, ए के बाद होगा, होगी, होंगे वाक्य में जो वचन का प्रयोग किया गया है या जिस लिंग का प्रयोग किया गया है उस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य में पूर्ण विराम लगाया जाता है। हम उसके उदाहरण देखते हैं, जैसे राजेश रोया होगा, रागिनी रोई होगी, बच्चे रोए होंगे। इस प्रकार से पूर्ण भविष्य काल के वाक्य को हम पहचान सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम वाक्य को परिवर्तित भी कर सकते हैं। परिवर्तित करने के लिए वाक्य को अगर हम पहचानेंगे कि वो कौन से काल का है तो हमें परिवर्तन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जिन शब्दों का उस काल में या उस उपभेद में क्रिया के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है उन प्रत्ययों को या उन शब्दों को अगर हम याद रखते तो हमें काल पहचानने में दिक्कत नहीं होगी या काल परिवर्तन में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। इस व्याकरण विभाग में काल पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते उस प्रश्न के पूरे अंक हमें मिलने के वहाँ पर हमें मिल सकते हैं अगर हम इस सारी बातों को अगर ध्यान रखते हैं। तो आज की ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, इसी मैं आशा करता हूँ।